सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम सितंबर 2015 के पेपर को लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम हिंदी विषय के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 99 तक यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 99 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। और दोस्तों, सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है मैंने, तो आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये गद्यांश है, इसमें यही चीज कही गई है कि जो बाह्य सुख सुविधाएं हैं, जो आज के टाइम में अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी मोबाइल फोन, ये सब हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाहरी चीजें हैं उनके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें ये सारी चीजें मिल जाए, लेकिन अगर हमें अंदर का सुकून ना मिले और जो हम करना चाहते हैं वो अगर हमें कोई करने से रोक दे, तो शायद हमें ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी जो बाहरी चीजें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मन की शांति की बात की गई है कि बाहरी दिखावे से इंसान खुश नहीं होता जब तक उसके अंदर से वास्तविक खुशी ना झलके, या वह अंदर से अगर वह शांत नहीं रहेगा तो बाहर से उसको चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए, वो इंसान खुश नहीं हो सकता। तो असली खुशी इंसान के अंदर है, यही बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है या रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो उनमें क्या होती है? भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है। वही तो यहाँ पर लिखा है, जो विचारक होते हैं उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प यानी कि कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, या उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता तो ये उसे कठोर दंड की भांति लगता, उसे वह अनुभव करता कि उसे कठोर दंड दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से अगर रोक दिया गया होता तो सुकरात को अपना काम न करने की स्थिति में कठोर दंड जैसा प्रतीत होता। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए या अच्छे जीवन के लिए? तो दोस्तों, जो बाहरी सुख सुविधाएं हैं वो मनुष्य को क्यों अच्छी लगती है? लोगों को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए आकर्षित लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, अच्छे जीवन के लिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ होता है डैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सामर्थ्यवान, क्षमतावान, सक्षम या शक्तिशाली? तो जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, इस रेखांकित शब्द समर्थ के स्थान पर क्या हम प्रयोग नहीं कर सकते? तो समर्थ के जगह पे समर्थवान, क्षमतावान, सक्षम, ये तीनों हम प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं इसकी जगह पर प्रयुक्त कर सकते। शक्तिशाली शब्द इससे हट करके है,
तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता रेखांकित का तात्पर्य है। तो अंबारों से, यहाँ पर अंबारों से क्या मतलब है? भार से, ढेर से, आभार से या कृतज्ञता से। तो अंबार का मतलब क्या होता है? ढेर ही तो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ढेर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। भली भांति निर्वाह कर चुका था उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली, भली भांति, निर्वाह या फिर कर चुका। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भली भांति। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा, भली भांति। क्वेश्चन नंबर 97 है। महत्वाकांक्षा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा पूछा है, तो महत्वाकांक्षा यहाँ पर लिखा हुआ आधा तो, फिर आधा तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। महत्वा, देखिए यहाँ पर एक बार इस तरीके से, फिर एक बार यहाँ पर आधा तो है, फिर वह है, ठीक है, इस तरीके से है महत्वा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है, यहाँ पर देखिए महत्व फिर आकांक्षा, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए केवल महत्व दिया है, तो महत्व नहीं, महत्वाकांक्षा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को या रचनात्मक कार्य करने वालों को। तो भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? तो रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ या सुख सुविधाएं नहीं लुभाते हैं। वे जब अपने रचनात्मक कार्यों में मगन रहते हैं तो वे उसे तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वे उसे पूरा न कर लें। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मक कार्य करने वालों को ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। यहाँ पर ये जो पूंजी का रचयिता, रचयिता यहाँ पर कहा गया, इसकी मतलब ये क्या है? एक ग्रंथ है या एक रचना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूंजी जो है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी है, तो इसीलिए ये क्या है? एक ग्रंथ है। तो ऑप्शन 3 जो है एक ग्रंथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 105 तक यहाँ पर देखिए एक काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके यहाँ पर हमें आंसर करना है प्रश्नों का। तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे? बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो किस तरीके से यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो बचपन था वो कितना अच्छा था। रोते ही माँ आ जाती थी, अपना सारा काम छोड़ करके और आंसुओं को पोंछने लगती थी और गालों को चूमने लगती थी। तो वह बचपन एक बार फिर से बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार क्या है? व्याकुल व्यथा, यहाँ पर आप देखिए जो वा वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है और य की भी आवृत्ति हो रही है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। बचपन शब्द है संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो दोस्तों जो बचपन है यह एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन तो संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा या कुटिया में शांति छा गई। तो नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुटिया में आनंद आ गया है, बहुत ज्यादा खुशी आ गई है। तो कुटिया में आनंद उमड़ उठा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बच्चे को, बचपन को, कवि को या फिर पाठक को? किसको कहा गया है? तो मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, इस पंक्ति में तू बचपन को कहा गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो काव्यांश है वो बचपन पर ही आधारित है, तो ये बचपन के लिए ही कहा गया है। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती हैं? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में या बचपन के खेलों की याद में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब कवित्री अपने बचपन को याद करती हैं तो वे उसे उस समय के आनंद की याद आती है, इसीलिए वह पुनः अपने बचपन को बुलाना चाहती हैं। यहाँ पर आप जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, बचपन के आनंद की याद में,
ये क्योंकि वो बचपन की आनंद की याद में ही सारी की सारी पूरे काव्यांश को रच रही हैं, लिख रही हैं, उस कविता को लिख रही हैं। तो वो बचपन के आनंद की याद में खोई हुई हैं, इसीलिए वो क्या कर रही हैं, बचपन को वापस बुलाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की या प्यार की? तो बच्चों के आंखों से निकलते आंसुओं को देख करके क्या अनुभूति होती है? स्वाभाविक सी बात है, माता पिता को उसको देखकर क्या होगा? जैसे ही माता पिता देखेंगे कि बच्चे की आंखों से आंसू निकल रहा है, उसे प्यार से जाएंगे पूछेंगे। तो यह दिखा रहा है कि किस तरीके से प्यार से माँ रसोई से भाग करके आती हैं और बच्चे के निकलते आंसुओं को देख करके उसको पूछती है। ये क्या दर्शा रहा है, किस तरीके की अनुभूति है? प्यार की अनुभूति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। तो जैसे ही माँ बच्चे को रोते हुए देखती हैं तो वो रसोई से भाग करके आती हैं। ये क्या दिखाता है कि बच्चे के प्रति उनके अंदर कितना प्यार है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चन अब इसके आगे यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है, सबसे उचित उत्तर वाले आंसर को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें, क्लास 1 to 5 की बात करें, तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बच्चा कितने अच्छे तरीके से भाषा को बोल ले रहा है, उस भाषा को प्रयोग कर ले रहा है, यही उसकी भाषाई क्षमता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना या पहले मनोरंजक गतिविधि कराना। तो पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आगमन विधि में, फिर उसके बाद हम कोई नियम बताते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। उस भाषा में हम जितना किसी से बात करेंगे, जितना उस भाषा में हम वार्तालाप करेंगे, भाषण देंगे, गीत गाएंगे, जो भी चीजें हम उसमें करेंगे, नाटक करेंगे, कविता, जो जितनी भी चीजें हम करेंगे, उतना ही वो भाषा हमारी क्या होगी, अच्छी होगी, जितना हम उसका प्रयोग करेंगे। तो किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसका अधिकाधिक प्रयोग करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी नहीं है तो ध्यान रखिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, तो ये तो जरूरी है, ये तो जिम्मेदारी है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना ये भी जरूरी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना ये भी जरूरी है, क्योंकि समावेशी कक्षा है तो इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। बहुत अधिक उदार आप बनोगे तो सही से आकलन नहीं कर पाओगे बच्चों का। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, सामूहिक, व्यक्तिक, सस्वर या फिर मौन। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी कौशल का विकास व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या अभ्यासों की बहुलता। तो भाषा की जो पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी लोगों को पता है क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जो भी पाठ हमने उस बुक में रखा है क्लास में, मान लीजिए अगर हिंदी की बुक है तो उसमें हमने किस प्रकार के पाठों का चयन किया है, तो पाठों का चयन जो है उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना कि हर लेसन से बच्चों को कुछ ना कुछ सीख मिले। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के समायोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है और बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो समग्र भाषा पद्धति पर जो आधारित कक्षा होती है वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यानी कि बच्चों को भाषा
समझ में भी आए और स्पष्ट रूप से वो उसमें वार्तालाप भी कर पाए, बोल भी पाए। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है और समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये समृद्ध भाषिक परिवेश यहाँ से बच्चों को मिलता है। विद्यालय के बाहर के जीवन में, चाहे वो बच्चों के आसपास के घर हो जहाँ के लोग उनसे बातचीत करते हो, या उनके माता पिता, उनके आस पड़ोस के लोग, उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके घर के लोग, बच्चे के, उसके माता पिता, उसके घर में जो बुजुर्ग है, सभी से उसे अनुभव, भाषा का अनुभव होता है। और भाषा उससे क्या बनती है, जब उसको समृद्ध परिवेश मिलता है तो भाषा और अच्छे से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतला कर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं या भाषा के व्याकरणिक नियम। तो बच्चा अभी स्कूल में प्रवेश ही ले रहा है तो वो व्याकरण, ग्रामर कहाँ से जान जाएगा। और ये कभी आपने देखा है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुतलाकर बोलते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और बच्चा स्कूल में पढ़ना लिखना ही सीखने के लिए आ रहा है, तो वो दक्ष तो होकर के घर से आ नहीं रहा है। तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, स्व अभिव्यक्ति का मतलब आप बच्चों से पूछोगे, बच्चे से अपना नाम बताओ तो नाम बताएगा, कहाँ रहते हो पूछे, आप पूछोगे तो वो भी बताएगा, अपने माता पिता का नाम बताएगा। इसका मतलब उसे अपनी अभिव्यक्ति करनी आती है, खुद की अभिव्यक्ति वो कर पाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या कहेंगे। ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ड़ वाले शब्दों की सूची है उसे बोल करके अभ्यास करने को उसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, उसे ड़ शब्द वाले सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए हम कहेंगे, उसे बार बार ऐसे शब्दों की सूची को पढ़ने के लिए और बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह या अर्थ का निर्माण। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन हम बच्चों के कैसे करेंगे, क्लास 1 to 5 की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थ का निर्माण। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ ले रहा है, प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, अगर बच्चा पढ़ ले रहा है और पढ़ करके उसका अर्थ वह समझ जा रहा है, अर्थ अपने अर्थ का निर्माण, पढ़ने के बाद वह अर्थ का निर्माण कर ले रहा है कहानी के, इसका मतलब है कि बच्चे का जो पढ़ाई है, वो पढ़ने की क्षमता उसकी सफल हो गई, वह अर्थ का निर्माण कर ले रहा है। अगर बच्चा अर्थ का निर्माण नहीं कर पा रहा है तो इस तरीके से अध्यापक का शिक्षण और बालक का अधिगम दोनों ही बेकार हो जाएगा, यानी कि शिक्षक का पढ़ाना और बालक का पढ़ना दोनों ही बेकार हो जाएगा अगर बच्चा अर्थ का निर्माण नहीं कर पा रहा है पढ़ने के बाद। तो इसीलिए अर्थ का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। भाषा की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को कहानी सुनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, कमियां, समस्याएं, भाषा या पाठ्य पुस्तकें। तो अपनी अपनी भाषा को लेकर के वो आते हैं, अपनी अपनी भाषा, अपने अनुभव, अपनी दुनिया को देखने का नजरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 119 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे कहानी सुनकर के शब्दशः सेम टू सेम जैसी कहानी लिखी गई है किताब में A to Z वैसे ही दोहराएं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि हम अपने अंदर के भावों
को, विचारों को हमारे अंदर जैसे वो भाव आ रहे हैं उसी तरीके से हम उनको बोलते हुए चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो भाषा की कक्षा में, लैंग्वेज की जो कक्षा है, क्लासरूम है, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे वो इंग्लिश की भाषा हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि स्वयं शिक्षक की भाषा क्या हो? प्रभावी हो। शिक्षक की भाषा प्रभावी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है जो भी आप बोलोगे बच्चे आपका ही अनुसरण करेंगे, इसीलिए स्वयं भाषा शिक्षक की जो भाषा है वो प्रभावी होनी चाहिए, ताकि जब बच्चे उसका अनुसरण करें तो वो भी उस भाषा को प्रभावी ढंग से बोल पाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक की ही बातों को क्या करेंगे, वो दोहराएंगे, उन्हीं का अनुकरण करेंगे, इसीलिए स्वयं शिक्षक की भाषा का भी प्रभावी होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, पूर्ण ज्ञाता रह करके ही शिक्षक क्या करेगा, अगर उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा है तो बच्चे सही से उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। केवल ज्ञाता होना नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक के बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के ज्ञान के साथ ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका भी उसको आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर भाषा प्रभावी हो लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, और आपके लिए अच्छी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और अच्छी वीडियोस लेकर के आगे भी आते रहेंगे, और लगातार आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे विषयों को देखते रहिए, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।